हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले ही शनिवार के वीडियो में आपको बताया था कि सोमवार के दिन हम लोग अप्रैल के जो टॉप 100 करंट अफेयर है उन पर चर्चा करेंगे। तो उसी कड़ी में देखा जाए, आज अपने इस वीडियो में जो टॉप 100 करंट अफेयर्स हैं अप्रैल महीने के, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उन सब बिंदुओं पर आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ जो है, ये पीपीटी आपको कम्युनिटी में शेयर कर दी जाएगी। जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें क्लास पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। बाकी जो प्रिंटेड पीडीएफ है, वो प्रिंटेड पीडीएफ अप्रैल महीने का जो आपको प्रोवाइड किया गया था, उसमें आप हाइलाइटर यूज करते हुए जो बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आपके पीडीएफ में ऑलरेडी उसी पीडीएफ से उठाए गए सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनमें, जैसे मैं डेली करंट अफेयर के 10 12 15 टॉपिक पढ़ाता हूँ, उन 10 12 15 टॉपिक में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी संभावना सबसे ज्यादा होती है कि हाँ ये शायद पूछ सकता है, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि जो मैं आपको 12 13 खबरें जो आपको बताऊं डेली, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होती है। लेकिन उनमें से भी जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, मैं उनको आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिनका रिवीजन आप करते रहिए। ये वीडियो एज अ रिवीजन आप लीजिएगा, आपका पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर रिवाइज भी हो जाएगा और आपके परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। अप्रैल महीने का करंट अफेयर पूरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल टॉप 100 करंट अफेयर पर। पहला बिंदु क्या है? बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आर्याना सबेलेंका ने 29 मार्च को अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला, ठीक है, जेसिका पेगुला को हराकर अपना पहला मियामी ओपन टाइटल जीता। यानी कि अपना पहला मियामी ओपन टाइटल जीता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी ऐसी कोई खबर आए जिसमें कोई व्यक्ति है वो पहली बार जीत रहा है या कोई इवेंट पहली बार हो रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो आर्याना सबेलेंका का जो पहला मियामी ओपन टाइटल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको हराया? जेसिका पेगुला को हराया। जेसिका पेगुला कहाँ की खिलाड़ी है? अमेरिका की खिलाड़ी है। आर्याना सबेलेंका कहाँ की खिलाड़ी है? ये बेलारूस की खिलाड़ी है। ठीक है, अगली खबर क्या है? 30 मार्च को उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, तो जो 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई थी, ये किसने जीता है? ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, किसको हराया फाइनल में? तो फाइनल में हिमाचल प्रदेश को हराया है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? जो 47वीं राष्ट्रीय जूनियर वॉलीबॉल सॉरी 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में कहां पर? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया था। चलिए अगली खबर क्या है? 30 मार्च को यूपी सरकार ने राज्य में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के द्वारा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और यहां पर जो रोजगार मिशन की गवर्निंग काउंसिल होगी, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। तो यहां पर एक पॉइंट ये जाने रहिएगा कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन जो है, इसकी गवर्निंग काउंसिल जो है, गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, अगली खबर क्या है? 28 और 29 मार्च को आईआईटी कानपुर ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम और जनरेटिव एआई पर हैकाथॉन का आयोजन किया गया। इस हैकाथॉन का उद्देश्य स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम और जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके मॉडर्न सॉल्यूशन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना था। तो यहां पर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एलएलएम और जनरेटिव एआई पर हैकाथॉन का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस संस्थान में किया गया? आईआईटी कानपुर में किया गया। ठीक है, आगे देखें। 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस की अधिकारी नाम क्या है? निधि तिवारी इनका नाम है, वाराणसी की रहने वाली है निधि तिवारी। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ठीक, नया प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। किसको? निधि तिवारी को। कहां की रहने वाली है? वाराणसी की रहने वाली है। अगले खबर पे चर्चा कर ले। 1 से 3 अप्रैल तक नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया। विकसित भारत युवा संसद का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कब से कब तक? 1 से 3 अप्रैल तक किया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कर रहा था। यहां पर जाने रहिए किसके द्वारा आयोजन किया गया। ठीक है, परीक्षा में जब कोई आयोजन होता है, इवेंट होता है, तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कहां पर आयोजित हुआ, किसके द्वारा आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आपको दिख जाएगी। 1 से 3 अप्रैल के बीच में हुआ। कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नाम क्या था? विकसित भारत युवा संसद। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। आगे देखें। 1 अप्रैल को नई दिल्ली में नीति
NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ मिलकर इस पोर्टल को बनाया है। ठीक है, नीति जो NCAER पोर्टल है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? नीति आयोग के द्वारा तथा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा मिलकर बनाया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद, क्या नाम है इनका? मयाना स्वामी। ठीक है, क्या नाम है? मयाना स्वामी को ऐतिहासिक शोध और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से, जो अवार्ड और पुरस्कार सम्मान होते हैं उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उगादी सम्मान किसको प्रदान किया जाएगा? मयाना स्वामी को प्रदान किया जाएगा। और मयाना स्वामी देखा जाए ऐतिहासिक शोध और सामाजिक सेवा के दृष्टिकोण से इनको यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। कौन प्रदान करेगा? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार प्रदान करेगी। ठीक है, चलो आगे देखें। अगली खबर क्या है? अगला पॉइंट क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर विशाखापत्तनम और काकीनाडा में आयोजित किया गया। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024 यूपीपीसीएस की परीक्षा में देखा जाए तो जो युद्धाभ्यास है, युद्धाभ्यास से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए। अब वहां पर जो महीना था, मंथ था, वो पूछ लिया था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में पूछा, महीना पूछ लिया किस मंथ में आयोजित किया गया। तो टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास जो होता है किसके किसके बीच में, यहां पर देखा जाए ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ये चीज जाने रहिएगा। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का मतलब क्या? जहां पे थल सेना, ठीक है, उसके बाद नेवी और वायुसेना तीनों हिस्सा ले रहे हैं। ठीक, और ये मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास था। नाम क्या है? टाइगर ट्रायम्फ है। इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 1 से 13 अप्रैल तक। कहां आयोजित किया गया? पूर्वी समुद्री तट पर विशाखापत्तनम और काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत अमेरिका के बीच होता है। आगे देखें, अगला पॉइंट क्या है? भारत और वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद जिसको कहते हैं, इससे अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 पहले थी, अब घटकर कितनी रह गई है? मात्र 6 रह गई है। गृह मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि जो भारत में नक्सलवाद प्रभावित जिले थे, नक्सलवाद प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई है। 6 जिले कौन कौन से हैं? 6 जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले, कौन कौन से? बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिला शामिल है। झारखंड का 1 जिला पश्चिमी सिंहभूम शामिल है और महाराष्ट्र का 1 जिला गढ़चिरौली शामिल है। और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यूपीपीसीएस 2024 नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन से संबंधित सवाल पूछा था। ठीक है, तो यहां पर उससे आप रिलेट करिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नक्सलवाद पूछा है तो उससे रिलेटेड कोई इवेंट हुआ तो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जिलों की संख्या 6 रह गई है, जिनमें से 4 जिले कहाँ के हैं? 4 जिले छत्तीसगढ़ के, 1 जिला जो है झारखंड का है, पश्चिमी सिंहभूम जिला, और उसके बाद 1 जिला है गढ़चिरौली। और गढ़चिरौली वाला सवाल ही आपके यूपीपीसी से पूछा गया था। अगली खबर क्या है? 1 अप्रैल को भारत सरकार की कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गई है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। ये चीज जाने रहिएगा कि 1 अप्रैल को यूपीएस लागू हो गया है और इसके लिए जो कार्यान्वयन एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, वो कौन है? पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण। आगे हम चर्चा कर ले। 1 से 5 अप्रैल तक चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट, क्या नाम था? गैब्रियल बोरिक फोंट जो थे, ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। ठीक है, भारत की आधिकारिक यात्रा पर कौन रहे? चिली के, ठीक है, चिली के राष्ट्रपति, चिली के राष्ट्रपति ये अप्रैल महीने में थे। और वहीं पर देखा जाए अंगोला के राष्ट्रपति मई महीने के फर्स्ट वीक में भारत की यात्रा पर, 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर रहे थे। और उसी के साथ जो अंगोला है, वो अंगोला 123वां सदस्य बन गया है किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बन गया है। और अंगोला के राष्ट्रपति की देखा जाए तो अंगोला के साथ हम लोग राजनयिक संबंधों के इस बार 40 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक, 40 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे थे। और 38 सालों के बाद किसी अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा मई 2025 में हुई है। ठीक है, चलिए
अगली खबर पे चर्चा करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है, शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में 1 अप्रैल 2025 को पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही वह इस पद पर पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपकी परीक्षा में जो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगली खबर क्या है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को ने 31 मार्च 2025 को उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का स्थान लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अमेरिका में न्यू जर्सी से डेमोक्रेट सांसद कोरी बुकर, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप यूपी पीसीएस 2021 का पेपर उठाइए, 2022 का पेपर उठाइए और 2021 और 23 में नहीं आया था ऐसा प्रश्न। 2021 और 22 का पेपर जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज उसमें कॉमन लगेगी, एक सांसद से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है जो भारत के सांसद नहीं है, किसी विदेश के सांसद है, किसी अमेरिका के हो, न्यूजीलैंड के हो, ब्रिटेन के हो। ठीक है, तो ब्रिटेन के सांसद के बारे में एक बार पूछा जा चुका है और एक बार अमेरिका के सांसद के बारे में पूछा जा चुका है। उनसे रिलेटेड जो टैक्स स्कैंडल वाला क्वेश्चन आया था 2022 में आया था, टैक्स स्कैंडल वाला क्वेश्चन 2022 में आया, और अमेरिकी सांसद से रिलेटेड एक सवाल 2021 में ऑलरेडी आ चुका है, और उसके पूर्व भी 2018 में ऐसा सवाल आया हुआ था। तो ऐसे जो सवाल होते हैं ना जो किसी विदेशी संसद से जुड़ा होता है, वो सवाल यूपीपीसीएस पूछ लेता है। कोई ऐसा खास इवेंट हो गया जो बहुत महत्वपूर्ण है तो वो टॉपिक उठा के यूपीपीसीएस करंट अफेयर में डाल देता है और सवाल पूछ लेता है। तो यहां पर देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। अमेरिका के न्यू जर्सी से डेमोक्रेट सांसद कोरी बुकर, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका, कोरी बुकर, ने सीनेट में 25 घंटे से अधिक समय तक भाषण देकर इतिहास रच दिया है। 25 घंटे से ज्यादा समय तक भाषण देकर इतिहास रच दिया है। कोरी बुकर ने 31 मार्च को शाम 7 बजे बोलना शुरू किया था और 1 अप्रैल रात 8 बजे तक लगातार बोलते रहे। यानी कि 31 तारीख की शाम को बोलना शुरू किया और अगले दिन शाम की 8 बजे तक लगातार बोलते रहे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कोरी बुकर है, अमेरिका के सांसद है। किस पार्टी से रिलेटेड है, डेमोक्रेट सांसद है। कहां से ये सांसद है, न्यू जर्सी से सांसद है। चलो अगले पॉइंट पर चर्चा करें। 1 अप्रैल को दिग्गज भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास लेने की घोषणा की है। 15 साल के हॉकी करियर में वंदना ने 320 मैच खेले और कुल 158 गोल किए हैं। वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी टीम के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी है। याद रखिएगा, जो वंदना कटारिया है ये भारतीय महिला हॉकी इतिहास में देखा जाए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाली खिलाड़ी है। ओलंपिक में भी प्रतिभाग किया था, 352 मैच कुल खेले हैं और 158 गोल भी इन्होंने किया है। अगले पॉइंट पर चर्चा करें। 1 अप्रैल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित फिल्म है स्ट्रीम स्टोरी, इसको प्रिक्स डू पेट्रीमोइन कल्चर इमोटोरियल 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रिक्स डू पेट्रीमोइन कल्चर इमेटोरियल 2025 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, तो यहां पर कोई ऐसी फिल्म जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर और कोई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतती है तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिल्म का नाम जरूर याद रखिएगा, फिल्म का नाम क्या है, स्ट्रीम स्टोरी। ठीक है, और किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा निर्मित है ये फिल्म, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा ये फिल्म निर्मित है, स्ट्रीम स्टोरी। इसी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखा जाए प्रिक्स ड्रू पेट्रीमोइन कल्चर इमेटोरियल 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगली खबर देखें। यूपी के 22 जिलों की जेलों में कैदियों द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर एक जेल एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के जेलों में एक जिला एक उत्पाद के तर्ज पर एक जेल एक उत्पाद योजना संचालित की जा रही है। तो 22 जिले हैं टोटल। ठीक है, जैसे भदोही है, कालीन बनाई जाती है, उसी प्रकार से जो फिरोजाबाद है वहां पे क्या जो चीज प्रसिद्ध है जहां की वो उस जेल की खासियत हो जाती है, उस जेल में भी वही उत्पाद निर्मित किया जाता है। चलिए आगे देखें। मोनास यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी की स्थापना की इच्छा जताई है और यूनिवर्सिटी डायरेक्ट कंसल्टेंट्स के साथ ही प्रदेश में विश्व स्तरीय क्लास टीचिंग स्ट्रेटजी और ट्रेनिंग पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराएगी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने उत्तर प्रदेश में टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है, मोनास यूनिवर्सिटी। परीक्षा में डायरेक्टली पूछेगा, टिक कर देना, मोनास यूनिवर्सिटी। आगे देखें।
डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च नई दिल्ली की महानिदेशक पद पर कार्यरत थी। ठीक है, देखा जाए तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पर ये कार्यरत थी महानिदेशक के पद पर, और इनको अब आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करें। हंगरी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जो अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, इससे हटने की घोषणा की है। यह निर्णय प्रधानमंत्री विक्टर ओबरॉन, यहां पर याद रखना जो हंगरी है, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ओबरॉन है, ओरबॉन, ठीक है, विक्टर ओरबॉन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री, देखा जाए, बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के बाद यह फैसला किया। मूलतः कारण क्या था कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है, इन्होंने अरेस्ट वारंट निकाल रखा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। ठीक है, और उसके बाद होता क्या है कि हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं वो जाते हैं इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और मिलने के 2 घंटे बाद ही कहते हैं कि हम भैया आईसीसी जो है उससे अलग हो रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उससे हम अलग हो रहे हैं। आगे देखिए, निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, बिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फाउंडेशन के अध्यक्ष जो है, इनको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखें, कुंभकोणम पान पत्ता जो तंजावुर का है, साथ ही साथ थोवलई फूलों की माला, जो थोवलई फूलों की माला है, ये कहाँ की है? ये कन्याकुमारी की है। इसको भारत सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है, और इस मान्यता के साथ देखा जाए तो तमिलनाडु के कुल जीआई उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है। वहीं पर देखें वर्तमान में तो सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, चलो आगे देखें। 4 अप्रैल को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? विषय क्या था? बिम्स्टेक समृद्धि अनुकूल मुक्त। ठीक है, बिम्स्टेक समृद्धि अनुकूल मुक्त इसका थीम था। इसी थीम पर 4 अप्रैल को छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। भारत की ओर से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया था। आगे देखें, भारत की स्विफ्ट कौर सामरा ने अर्जेंटीना, जो यहां पर देखा जाए आईएसएसएफ विश्व कप हुआ था, वो 2 पार्ट में हुआ था। एक तो हुआ था अर्जेंटीना और दूसरा हुआ था पेरू की राजधानी लीमा में। पेरू की राजधानी है लीमा। ठीक है, तो जो अर्जेंटीना में हुआ विश्व कप, उसके बारे में चर्चा कर ले। वहां पर क्या हुआ था कि भारत की स्विफ्ट कौर सामरा जो थी, अर्जेंटीना में विश्व कप निशानेबाजी की महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा जो हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता था। और ये नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? स्विफ्ट कौर सामरा ने जीता था। आईएसएसएफ विश्व कप होता है, अर्जेंटीना में हुआ था, 2 हिस्सों में हुआ था। जो पहला पार्ट था, प्रथम चरण था, वो अर्जेंटीना में हुआ था, और दूसरा चरण जो हुआ था वो पेरू में हुआ था। अगली खबर पर चर्चा कर ले। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 5 अप्रैल 2025 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। याद रखिएगा कि 150वां जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसकी बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इस वजह से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था? ओम बिरला ने किया था। चलिए आगे देखें, ई स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री रक्षा निखिल खड़से के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का थीम क्या था? फॉरगिंग द पाथ ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। फॉरगिंग द पाथ ऑफ ग्लोबल लीडरशिप इसका थीम था। इसी थीम पर आधारित ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। अगली खबर क्या है? यूनेस्को अमूर्त विरासत का दर्जा हासिल करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए उड़ीसा का जो रथ यात्रा है और बाली यात्रा, ठीक है, रथ यात्रा और बाली यात्रा को देखा जाए तो संस्कृति मंत्रालय के तहत संगीत नाट्य एकेडमी की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो राष्ट्रीय सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है। आपसे परीक्षा में डायरेक्टली पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे संस्कृति मंत्रालय के अधीन, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए तो संगीत नाट्य एकेडमी की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। जो उड़ीसा की रथ यात्रा है, पुरी की जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसको शामिल किया गया। साथ ही साथ जो बाली यात्रा है इसको भी शामिल किया गया। बाली यात्रा, रथ यात्रा याद रखिएगा। आगे देखें, अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संजोई गई पारंपरिक
सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, ठीक है, परीक्षा में से पूछ सकता है सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट निम्नलिखित में से किस जगह का प्रसिद्ध है? तो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है ये अहमदाबाद गुजरात का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो जमालपुर क्षेत्र है वहां के जो कारीगरों के द्वारा सदियों से सजोई गई, ठीक है, पारंपरिक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है इसको आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया। ये हाथों से कढ़ाई की जाती है, ठीक है, हाथों से कढ़ाई की जाती है। आगे हम बात कर ले मोहसिन नकवी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष का पदभार संभाले। देखा जाए तो एशियाई क्रिकेट परिषद जो था इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यहां पर देखा जाए तो अभी तो श्रीलंका के थे, ठीक है, श्रीलंका के थे अध्यक्ष। उसके बाद मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के हैं इनको बनाया गया। और जो श्रीलंका के अध्यक्ष थे उनसे पूर्व कौन थे? तो जय शाह भी इस पद पर रह चुके हैं। चर्चा कर ले नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सोहनी राजौला को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, ठीक है। यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया एनपीसीआई के द्वारा। किसको? एनपीसीआई ने सोहनी राजौला को एनपीसीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नामित किया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो नियुक्तियां होती है उस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, नियुक्तियों के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे खबर पे चर्चा करें। लखनऊ नगर निगम ने स्वच्छता जन भागीदारी 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम है जिसने स्वच्छता जन भागीदारी 2024 में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो लखनऊ नगर निगम ने सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखें। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने पीएम मोदी को सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया है, ठीक है। यहां पर आप जानते हैं कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से वापस भारत आ रहे थे। तो भारत आने से पूर्व जो पीएम है मोदी जी वो श्रीलंका गए थे। और श्रीलंका जाने के बाद उनको श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, इनके द्वारा जो गैर नागरिक सर्वोच्च सम्मान है, नाम क्या है? श्रीलंका मित्र विभूषण। इसको कहीं कहीं आप मित्रा लिखा देखेंगे, श्रीलंका मित्रा विभूषण कहा जाता है इसको बेसिकली श्रीलंका में। और यहां पर मित्र विभूषण के नाम से जाना जा रहा है। तो पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। आगे देखें अगली खबर क्या है। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। आपके परीक्षा के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये चीज जाने रहिएगा कि जो विश्व मुक्केबाजी, ठीक है, विश्व मुक्केबाजी कप है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? नाम है इनका हितेश गुलिया, ठीक है। चलो आगे देखें। भारत सरकार ने वर्तमान उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? नाम है इनका शिवा सुब्रमण्यम, ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम रमन इनका नाम है। इनको और ये क्या है? ये उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। इनको अब पीएफआरडीए का अध्यक्ष नामित कर दिया गया है। चलिए आगे देखें। भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक अग्निशमन और बचाव सेवाओं का निदेशक नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर सीमा अग्रवाल इनका नाम है, आईपीएस अधिकारी हैं। इनको पुलिस महानिदेशक अग्निशमन और बचाव सेवाओं का निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट क्या है। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक रेत कला में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। और ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय है ये, ठीक है, ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय है ये, ठीक है। आगे देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर में मानद नागरिक बनाया गया है। 7 अप्रैल 2025 को उन्हें लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया, ठीक, की ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। चलिए आगे देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में मानव निर्मित पंबन पुल का उद्घाटन किया है। नवनिर्मित, ठीक है, नवनिर्मित पंबन पुल का उद्घाटन किया है, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है। यानी कि ऊर्ध्वाधर ये ऐसे खुल जाता है पुल। तो ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल है। आगे देखें। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है और इनकी नियुक्ति भी हो चुकी है।
अरुणपल्ली की सिफारिश की गई थी। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने से पूर्व कहाँ के न्यायाधीश थे? तो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय जो है वहां पर न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर चुके हैं और यहाँ पर इनकी सिफारिश मुख्य न्यायाधीश के पद पर हुई है। जम्मू कश्मीर में इन्हें मुख्य न्यायाधीश अरुणपल्ली को नियुक्त किया गया है। आगे देखें, चैट जीपीटी, ग्रोक और जेमिनी को टक्कर देने के लिए मेटा ने अपना नया एआई मॉडल लामा 4 लॉन्च किया है। लामा 4 किसका है? लामा 4 है मेटा का। ठीक है, कंपनी ने इसमें दो लेटेस्ट एआई मॉडल लामा 4 स्काउट और लामा 4 मैरविक, इन दोनों को पेश किया है। ठीक है, जिस प्रकार से ओपन एआई ने चैट जीपीटी और टेस्ला, जो टेस्ला है या एलन मस्क की कंपनी है, उसके द्वारा ग्रोक को लॉन्च किया गया। ठीक है, गूगल के द्वारा जेमिनी को लॉन्च किया गया है। उसी प्रकार से देखा जाए तो मेटा, जिसको आप फेसबुक के नाम से जानते हैं, इसने लामा 4 स्काउट लॉन्च किया है। लामा 4 लॉन्च किया है और लामा 4 के देखा जाए उसी के अंतर्गत दो एआई मॉडल है, लामा 4 स्काउट और लामा 4 मैरविक, इसको लॉन्च किया है। आगे देखें, देश की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस को एक बार फिर ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2025 में भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद वित्तीय ब्रांड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। भारत का सबसे भरोसेमंद वित्तीय सेवा ब्रांड कौन सा है? मुथूट फाइनेंस। ठीक, चलिए आगे देखें, गेल इंडिया लिमिटेड को डाटा स्वचालन और डाटा प्रस्तुति प्रथाओं में उत्कृष्टता के लिए पीपीएसी ग्रीनफिच डेटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पीपीएसी ग्रीनफिच डेटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? गेल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अगली खबर क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवा शाखा द्वारा आंतरिक रूप से विकसित इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एवं कन्विक्शन पोर्टल को पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी शाखा है? इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन, ये शाखा है, इसको पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में देखा जाए तो स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगली खबर क्या है? उत्तर प्रदेश को डिजिटल पावर हाउस में बदलने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप आईबीएम जल्द ही लखनऊ में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगा, जो अत्याधुनिक बुनियादी ढांचों और प्रौद्योगिकी से लैस होगी। यहां पर देखा जाए तो आईबीएम के द्वारा कहां पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना सॉफ्टवेयर लैब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगा। आगे देखें, विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय विश्व होम्योपैथी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए विश्व होम्योपैथी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। और विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, सैमुअल हारीमैन की जयंती होती है। ठीक है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी के उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 कब मनाया गया, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के अवसर पर देखा जाए तो विश्व होम्योपैथी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात के गांधीनगर में किया गया। अगली खबर क्या है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 अप्रैल को नेपाल में बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ वो बैंकॉक की, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। और यहां पर जो बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया? वो नेपाल में आयोजित किया गया। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अब केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारत का। आगे चर्चा कर ले, केरल के पूर्व मंत्री मरियम अलेक्जेंडर बेबी, क्या नाम है इनका? मरियम अलेक्जेंडर बेबी, इनको आप शॉर्ट में MA बेबी के नाम से भी जानते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या सीपीआईएम के छठे महासचिव चुना गया है। ठीक है, छठवां महासचिव, सीपीआईएम का छठवां महासचिव किसे चुना गया है? मरियम अलेक्जेंडर बेबी को चुना गया है। ठीक, चलिए आगे चर्चा कर लें। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में 2 स्थल, कौन कौन सा स्थल है? तिगराना और मिठथल। तिगराना और मिठथल, ये 2 स्थल है, इनको संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। आगे चर्चा कर ले। अगली खबर क्या है? मैक्स वर्स्टैपन ने 6 अप्रैल 2025 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फार्मूला 1 सीरीज की अपनी पहली रेस जीतकर सुजुकी ट्रैक पर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें। अनुभवी भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय देते हुए
T20 क्रिकेट में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन? विराट कोहली है T20 में। अगली खबर पर चर्चा करें, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इसको भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसके द्वारा चुना गया है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है, प्रयागराज महाकुंभ की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले आईएएस अधिकारी नाम क्या है? विजय किरण आनंद। विजय किरण आनंद को इन्वेस्ट यूपी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। यहां पर जाने रहिए, इन्वेस्ट यूपी के नए सीईओ कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं विजय किरण आनंद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। चलिए आगे देखें, अमेरिका की द विजार्ड ऑफ ऑज, द विजार्ड ऑफ ऑज ये फिल्म है, ये इतिहास रचने जा रही है। कैसे इतिहास रचने जा रही है? फिल्मों के इतिहास में पहली बार होगा जब पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी फीचर फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। ठीक है, तो द विजार्ड ऑफ ऑज जो है ये पूरी तरीके से एआई से बनी फिल्म है जो बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। अमेरिका में इसको रिलीज किया जाएगा। अगली खबर देखें, चीन में हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जून 2025 में खुलेगा। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। इस पुल से देखा जाए तो गुईझाओ घाटी में यात्रा का समय जो है वो कम हो जाएगा। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा? ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ग्रैंड कैनियन ब्रिज, हुइजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। आगे चर्चा करें, राष्ट्रीय समुद्री वर्ण पुरस्कार जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा प्रदान किया जाता है, भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अवार्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। यहां पर देखा जाए सिनर्जी मरीन ग्रुप है, सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक है राजेश उन्नी, इन्हीं को इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे चर्चा करें, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 9वां संस्करण 10 से 12 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह भारत के प्रमुख भूभौतिकी संवाद है जिसे विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया संयुक्त रूप से आयोजित करती है। अगली खबर है, अमेरिका की कंपनी कोलासल बायोसाइंसेज ने 12,500 साल पहले विलुप्त हुई डायर वुल्फ नामक भेड़िए की एक प्रजाति को दोबारा जीवित करने का दावा किया है। ठीक है, एक्सटेंड हो चुकी थी यह प्रजाति, उसको डी एक्सटेंड करने का प्रयास किया है। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम याद रखिएगा, कोलासल बायोसाइंसेज। कोलासल बायोसाइंसेज है, इसने लगभग 12,500 साल पहले जीवित एक प्रजाति थी डायर वुल्फ, उसको दोबारा से जीवित करने की घोषणा की है कि इन्होंने दोबारा से जीवित कर दिया है। और डायर वुल्फ जो है ये भेड़िए की एक प्रजाति है। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने पहल करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ठीक ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा और आईआईटी बीएचयू के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है जिससे उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल का हब बनाया जा सके। परीक्षा आपसे कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल हब बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके किसके बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो जो आईआईटी बीएचयू है और यूपीसीडा के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगली खबर क्या है, नेचर जर्नल में प्रकाशित विश्लेषण में कहा गया है कि 2022 में दुनिया के करीब 26.8 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। वैश्विक आबादी का 17% से अधिक हिस्सा होने के बावजूद भारत में प्लास्टिक कचरे में भारत की हिस्सेदारी ठीक है 3.54% रही है। यानी जितना प्लास्टिक कचरा उत्पादित हुआ उनमें केवल 3.54% हिस्सा ही भारत का है। वहीं चीन सबसे अधिक कचरा, लगभग देखा जाए कितना टन, 8 करोड़ 15 लाख टन कचरा अकेले चीन ने पैदा किया। ठीक है, चलिए, और ये नेचर पत्रिका की रिपोर्ट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अगली खबर क्या है, मॉरिशस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश भागीदार ढांचा यानी कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है इस पे हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। मॉरिशस जो है ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का है उस पर हस्ताक्षर किया है, मॉरिशस। अगली खबर क्या है, नीति आयोग ने मोटर वाहन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी सशक्त बनाना इस शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में भारत के मोटर वाहन क्षेत्र के व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ठीक, और इसी में बताया गया है कि भारत जो है मोटर वाहन के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक, अगली खबर क्या है, बच्चों को अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए लद्दाख को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिली है। बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को करने के लिए लद्दाख जो है इसको सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता प्रदान की है या नामित किया गया है। अगली खबर क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सुखोई 13 MKI विमान से लंबी दूरी की गाइडेड बम जो है गौरव पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा गौरव क्या है, ये लंबी दूरी का गाइडेड बम है गौरव। ठीक है, इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। किस विमान से किया गया है, सुखोई 13 MKI विमान के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षण में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक सटीकता के साथ सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, यानी कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर की मारक क्षमता भी है। ठीक है, चलो, विराट कोहली IPL टूर्नामेंट के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 1000 चौके छक्के दोनों मिला के, उनमें देखा जाए तो 721 चौके लगाए हैं और 279 छक्के लगाए हैं। जब 1000 इनका पूरा हुआ तो अब तो और ज्यादा हो गया है, लेकिन जब 1000 पूरा हुआ तो 1000 जिस टाइम पूरा हुआ था उनमें 721 चौके थे और 279 छक्के लगाए थे इन्होंने। ठीक है, IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। आगे हम चर्चा कर ले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर विश्वविद्यालय ने मानद डिग्री होनोरिस कॉसा प्रदान की है। ठीक है, परीक्षाओं से पूछेगा, होनोरिस कॉसा निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है, तो स्लोवाकिया का विश्वविद्यालय है कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर विश्वविद्यालय, इसी के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे चर्चा कर ले, इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में पूछ सकता है कि इंग्लैंड के किस पूर्व गेंदबाज को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। आगे चर्चा कर ले, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास नाम क्या है, डस्ट लीग का छठा संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2025 तक फॉरेन ट्रेनिंग नोड औंध पुणे में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया, जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड औंध है वहीं पर आयोजन किया गया डस्ट लीग के छठे संस्करण का। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फ्रांस के पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने अमेरिका के ग्रैंड मास्टर नाम क्या है, हिकारू नाकामुरा, इनको पराजित किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि मैग्नस कार्लसन कहाँ के खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। इन्होंने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीत लिया है। पराजित किसको किया, हिकारू नाकामुरा। ठीक है, हिकारू नाकामुरा जो है इनको पराजित किया। ये कहाँ खिलाड़ी है, अमेरिका के खिलाड़ी है। आगे चर्चा कर ले, नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर और लोगों का अनावरण किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर का नाम क्या है, गज सिम्हा है, जो शेर और हाथी का समृद्ध प्रतीक है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर BPSC वाले ध्यान दें कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसका आयोजन बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, बिहार में किया जा रहा है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। और साथ ही साथ जो इसका अनावरण किया गया लोगो का नाम याद रखना, गज सिम्हा है इसका लोगो, जो शेर और हाथी का, इसका शरीर जो है शरीर हाथी जैसे है और जो चेहरा है वो शेर का है, गज सिम्हा इसका नाम दिया गया है। आगे चर्चा कर ले, बिहार के बक्सर के भेलपुर गांव की बेटी कमला प्रसाद विशेषर के नेतृत्व वाली पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ने 28 अप्रैल को त्रिनिदाद टोबैगो देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव में 41 में से 25 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कमला प्रसाद विशेषर है ये त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है, ये बिहार के
किस गांव के या किस जिले की रहने वाली? तो सबसे पहले तो बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली है। और बक्सर जिले का कौन सा गांव है इनका? इनका पैतृक गांव है भेलपुर गांव। ठीक है। और इनके दादा जो थे, परदादा जो थे, गिरमटिया मजदूर बना के अंग्रेज इनको त्रिनिदाद टोबैगो ले गए थे। उस टाइम पे मजदूर बन के गए थे और आज देखिए प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सभी कॉमर्शियल वाहनों में कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसने अपने सभी कॉमर्शियल वाहन में कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया है? हिमाचल प्रदेश। अगली खबर क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने देश के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को सफलतापूर्वक जारी कर संधारणीय बुनियादी ढांचे और शहरी लचीलेपन को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए जुटाए गए। ठीक है, यहां पर देखा जाए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत कौन सा ऐसा शहर है जिसने पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया? ठीक, पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली खबर क्या है? झारखंड के लातेहार जिले के वन क्षेत्र महुआ डांडा में देश के पहले इकलौते भेड़िया अभ्यारण्य, देश का पहला है और इकलौता भेड़िया अभ्यारण्य है। कहां पे अवस्थित है? ये झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित है, महुआ डांडा में। महुआ डांडा भेड़िया अभ्यारण्य जो है भारतीय भेड़ियों के संरक्षण के लिए 1976 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। कहां पे अवस्थित है? लातेहार जिला में अवस्थित है। भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य जो है वो कहां पे अवस्थित है? लातेहार जिला में। और इसको महुआ डांडा भेड़िया अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखें। राष्ट्रीय अभिलेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से 30 अप्रैल 2025 को पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा की किताब है। नाम क्या है? रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। आगे हम चर्चा कर ले अगली खबर पर। संस्कृति मंत्रालय पहली बार 2025 में यूनाइटेड नेशन डे ऑफ वेसाक के समारोह के दौरान वियतनाम में सारनाथ की पवित्र बुद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। यह प्रदर्शनी अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के सहयोग से देखा जाए तो संस्कृति मंत्रालय पहली बार ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन डे ऑफ वेसाक का समारोह जो वियतनाम में आयोजित हो रहा है उसी में जो बुद्ध के अवशेष है, ठीक, सारनाथ की पवित्र बुद्ध के अवशेष, बीपीएससी वाले ध्यान देंगे, यहां पर बीपीएससी वाले सभी लोग ध्यान दें, जो सारनाथ में पवित्र बुद्ध के अवशेष है उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी वियतनाम में। अगली खबर क्या है? भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया, जिन्होंने कांस 2024 में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स जीता था, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी सदस्य नामित किया गया है। ठीक है, पायल कपाड़िया को 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अगली खबर क्या है? स्पिरिचुअल सर्वे 2025 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को टॉप डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है। सर्वे में पसंदीदा स्थल के रूप में पर्यटक श्रद्धालुओं ने अयोध्या को चुना, यानी कि सबसे ज्यादा जो पसंदीदा स्थल श्रद्धालुओं ने बताया वो किसको बताया? अयोध्या को बताया। और 3 स्थल ऐसे हैं जिनको स्पिरिचुअल सर्वे 2025 में टॉप पर रखा गया। ये तीनों शहर उत्तर प्रदेश के हैं, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, चलो अगली खबर क्या है? राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे बिहार के वैभव सूर्यवंशी जो है T20 फॉरवर्ड में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने यह कीर्तिमान महज 14 साल 32 दिन की उम्र में लगाया था। ठीक है, 14 साल 32 दिन की उम्र में सबसे तेज 34 बॉल में 100 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे युवा खिलाड़ी। ठीक, चलिए आगे चर्चा करें। दिग्गज मलयालम फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर साजी एन करुण 73 वर्ष की अवस्था में 28 अप्रैल को उनका निधन हो गया। केरल सरकार ने साजी करुण है, ठीक, साजी एन करुण, इनको मलयालम सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता प्रदान करते हुए जेसी डेनियल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। यहां पर यह पॉइंट याद रखिए कि जो जेसी डेनियल अवार्ड होता है ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये अवार्ड केरल सरकार प्रदान करती है, जेसी डेनियल अवार्ड। चलिए आगे चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित युग्म, ठीक, युग्म जिसको आप युग्म के नाम से जानते हैं, युग्म सम्मेलन का उद्घाटन किया।
युग्म अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र के सभी लोग एक साथ आए यहाँ पर। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है युग्म सम्मेलन, पहली बार आयोजित किया गया, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 29 अप्रैल को पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे देखें, 28 अप्रैल को प्रकाशित जलवायु और ऊर्जा थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजंस ने नई रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अगर भारत हर साल 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा करता है तो 2029 तक जो थर्मल यानी कि जो कोयले पर निर्भरता है, उस कोयले की आयात पूरी तरीके से बंद कर सकता है। ठीक, तो ये किसने कहा है? एक थिंक टैंक है, नाम क्या है? क्लाइमेट रिस्क होराइजन, क्लाइमेट रिस्क होराइजन इसका नाम है। इसने कहा है कि भारत अगर 50 गीगावाट हर साल, ठीक, अक्षय ऊर्जा उत्पादित करता है तो 2029 तक ही, अभी 2025 चल रहा है, अगले 4 सालों में ही जो कोयले पर निर्भरता है, कोयले का आयात है, निर्भरता तो कम हो जाएगी लेकिन कोयले का आयात पूरी तरीके से बंद हो सकता है। ठीक है, चलो अगली खबर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को अगला सीजेआई बनाने की केंद्र सरकार को सिफारिश की है। 13 मई को सेवानिवृत्ति होंगे और 14 को जस्टिस गवई जो है ये 52वें सीजेआई के रूप में पुनः पदभार संभालेंगे। ठीक है, 14 तारीख को जस्टिस गवई 52वें सीजेआई के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। वर्तमान में रोम में मिशन के उप प्रमुख, नाम क्या है इनका? अमरा राम गुजर। ये मलावी में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए, अगले आयुक्त, उच्चायुक्त होंगे मलावी में। कौन? अमरा राम गुजर। ठीक है, चलो आगे चर्चा करें। रिसर्च फर्म मूडीज ने साल 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर फिर अपने अनुमान को घटाकर 5.5 से लेकर 5.6 कर दिया है। फरवरी में क्या किया था मूडीज ने? भारत का जो जीडीपी ग्रोथ था वो बताया था कि 6.6 के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रो करेगी। अब यहां पर खास बात ये हो जाता है कि जब फरवरी में बताया उस टाइम पर टैरिफ था, टैरिफ लगाया नहीं गया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे 20 जनवरी को 20 जनवरी को जब राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद बताते हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे। अब टैरिफ लगाएंगे घोषणा तो कर दी उस टाइम पे, लेकिन डेट नहीं निर्धारित किया। अब डेट नहीं निर्धारित किया तो फिर अप्रैल आते आते इन्होंने टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ लगा दिया तो फिर उसके बाद जब टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा, उसके बाद में क्या हुआ कि जो भारत का जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का, उसको मूडीज ने घटा दिया। पहले कह रहा था मूडीज कि भारत की जीडीपी 6.6 के हिसाब से ग्रो करेगी, लेकिन उसके बाद जब रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया उसके बाद कह रहा है कि 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में ग्रो करेगी। ठीक है, चलो आगे देखें। अमेरिका की 30 साल की एक युवती, नाम क्या है? लूसी गुओ सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई है, बिलियनियर बन गई है। सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर कौन? सबसे कम उम्र की, नाम है इनका लूसी गुओ, ये अमेरिका की है। और इससे पहले देखा जाए तो ये नाम जो था, ठीक है, टेलर स्विफ्ट का नाम था। टेलर स्विफ्ट 37 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की बिलियनियर थी। और यहां पर देखा जाए जो लूसी गुओ है ये 30 साल की है, इनके द्वारा एक एआई कंपनी संचालित की जाती है लूसी गुओ के द्वारा। आगे देखें, पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के एवं प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ों को उनकी पहचान और उपयोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग कर रही है। क्यू नामक क्यूआर कोड का, ये क्यूआर कोड है। बेसिकली होगा क्या? पेड़ है, पेड़ पे एक स्टिकर चिपका रहेगा, जैसा स्टिकर होता है ना क्यूआर कोड, पेड़ के बारे में जानकारी देने के लिए। उसको बच्चे स्कैन करें, उसके क्या पेड़ है, पेड़ के वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका मूल नाम क्या है, हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसका औषधीय गुण क्या है, किस प्रकार से उसका यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ऑक्सीजन कितना देता है, सारी जानकारी एक क्यूआर कोड स्कैन करने से पता चल जाएगी। और ये पहल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिससे बच्चों को जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा से जोड़ा जा सके और बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति भावनात्मक जुड़ाव विकसित किया जा सके। अगली खबर है, मिली पोल इंडिया 2025 के दूसरे संस्करण का आगाज 23 अप्रैल को यशोभूमि में हुआ। जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि है, वहीं पर मिली पोल इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन भारत और फ्रांस के गृह मंत्रालयों के संयुक्त तत्वाधान में इंटर एड्स एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड और कॉम एक्सपोरियम फ्रांस की तरफ से आयोजित किया जा रहा था। यानी कि भारत और फ्रांस का जो गृह मंत्रालय है
उन दोनों के द्वारा मिलकर मिली पोल इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। कहां पर? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया था। अगली खबर क्या है? 25 से 26 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान के परिसर में सुफलम आकांक्षी नेताओं और सलाहकारों के लिए स्टार्टअप फोरम है सुफलम, इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, जिसको आप निफ्टिम कहते हैं, और निफ्टिम कहां अवस्थित है? ये कुंडली में अवस्थित है। और कुंडली कहां पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। और हरियाणा में कहां पर? हरियाणा में पड़ता है सोनीपत में, सोनीपत, सोनीपत हरियाणा में पड़ता है कुंडली। ठीक है, तो उसी के द्वारा सुफलम का आयोजन किया गया था। चलिए अगली खबर क्या है? मुख्यमंत्री के प्रयास से केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र यीडा में प्रदेश के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये ग्रेटर नोएडा के यीडा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा का जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र है, यहीं पर स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। चलिए आगे हम बात करें। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमार मंगलम बिरला को 24 अप्रैल को मुंबई में एक समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया या इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। परीक्षा में 2-3 बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को पूछा जा चुका है। तो वहीं पर इस बार किसको प्रदान किया गया है? इस बार प्रदान किया गया कुमार मंगलम बिरला को। आगे देखें, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 23 अप्रैल को इसको जारी किया गया। इसमें एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत किया गया। भारत की ओर से देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एक बार फिर श्रेष्ठता कायम रखते हुए देश में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है। और यूनिवर्सिटी जो पूरी एशिया में कौन सा स्थान पर है? एशिया में देखा जाए तो 38वें स्थान पर है। वहीं पर जो चीन की यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर है। चलिए आगे चर्चा करें। एक शानदार उपलब्धि में मुंबई इंडियंस के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, विराट कोहली ने टी20 में 13,000 पूरे किए हैं। और मुंबई इंडियंस के जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, ठीक है, उन्होंने टी20 में देखा जाए तो 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। यह मुकाम हासिल करने वाले विराट कोहली के बाद वो दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। कर्नाटक के मानवतावादी व आध्यात्मिक शिक्षक, नाम क्या है? मधुसूदन साई। मधुसूदन साई इंपॉर्टेंट है बहुत, मोस्ट, यहां पर देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है? कैंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। और देखा जाए तो मधुसूदन साई से पूर्व ये अवार्ड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड जो है ये पीएम मोदी और वर्तमान में देखा जाए तो जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं दो लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखें। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और फिल्म निर्माता प्रदीप कुरबाह है। इनको 47वें मास्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 बड़े अवार्ड इन्होंने जीते हैं। इनकी फिल्म जो है हा लिंगखा बेनग जो है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ जो प्रदीप कुरबाह है इन्हें खुद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 47वें मास्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदीप कुरबाह को 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी फिल्म है लिंगखा बेनग, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, और प्रदीप कुरबाह को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। भारतीय सेना और रॉयल साउदी लैंड फोर्सेज के बीच पहले आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय सेना और रॉयल साउदी लैंड फोर्सेज के बीच में पहली आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इन चर्चाओं का केंद्र जो था ये वार्षिक रक्षा सहयोग योजना था। ठीक है, जिसमें संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, सैन्य शिक्षा, क्षेत्रीय विशेषज्ञों का आदान प्रदान और आपसी रुचि के क्षेत्रों को शामिल किया गया था। यानी दोनों देश जो है वो सैन्य क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सब चीजों पर यहाँ पर बात हुई, जो नई दिल्ली में पहला आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता हुई थी। ठीक है, चलिए ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति, नाम क्या इनका? फर्नांडो कोलोर डी मेलो। फर्नांडो कोलोर डी मेलो इनका नाम है।
इनको अदालत के द्वारा 9 साल की सजा सुनाई गई। और आपको मैं हमेशा बताता हूं, कभी भी कोई अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति ऐसा है जो किसी कारणवश से विवादों में आ गया है तो वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहां पर देखा जाए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। भ्रष्टाचार तथा मनी लॉन्ड्रिंग के केस के चलते 9 साल की सजा सुनाई गई है ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति की। अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं, ठीक है, लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री संग्रहालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत, इनके द्वारा 26 अप्रैल को विश्व हिंदू कांग्रेस के संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद की पुस्तक, स्वामी विज्ञानानंद की पुस्तक है, नाम क्या है, द हिंदू मैनिफेस्टो, इसका विमोचन किया, ठीक है। तो परीक्षा में आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। द हिंदू मैनिफेस्टो पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, मोहन भागवत के द्वारा किया गया। कहां किया गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय में किया गया। द हिंदू मैनिफेस्टो पुस्तक किसकी पुस्तक है, स्वामी विज्ञानानंद की पुस्तक है। और स्वामी विज्ञानानंद है कौन, तो ये विश्व हिंदू कांग्रेस के संस्थापक है, ठीक है, विश्व हिंदू कांग्रेस के संस्थापक है स्वामी विज्ञानानंद, और इन्हीं की किताब है द हिंदू मैनिफेस्टो। चलिए आगे देखें। नई दिल्ली स्थित न्यू महाराष्ट्र सदन में 25 अप्रैल को डॉक्टर अदिति नारायणी की पुस्तक है सी द किंग राइज ऑफ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का आधिकारिक रूप से विमोचन संपन्न हुआ। यहां पर देखा जाए विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया, औपचारिक अनावरण किया, ठीक है। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, किताबों से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, भारतीय उच्च शिक्षा और कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी कि जो FTII है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, जो भारतीय उच्च शिक्षा जो UGC है, UGC के द्वारा देखा जाए डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया किसको, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। चलिए अगली खबर पर चर्चा कर ले। सिमलीपाल दक्षिण और सिमलीपाल उत्तर प्रभागों के 11 श्रेणियों में फैले 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। और यहां पर खास बात यह है कि भीतरकनिका के बाद राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला ये उड़ीसा का दूसरा क्षेत्र है। सिमलीपाल अब देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। जो सिमलीपाल है वो किस क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है, पूरे भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। और कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसी के साथ देखा जाए तो ये उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। परीक्षाओं से पूछे कि उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन, सिमलीपाल। 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन, सिमलीपाल। और भीतरकनिका के बाद दूसरा उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सिमलीपाल, ठीक है। यहां पर ये याद रखिएगा। अब जितने सवाल या जितने टॉपिक्स थे उन्हीं टॉपिक्स पर आधारित कुछ प्रश्न भी हैं। यहां पर देखा जाए लगभग हम लोगों ने प्रयास किया कि 100 टॉपिक के आसपास कवर हो जाए, ठीक है। 2-4 टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा की जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न भी हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, क्योंकि स्लाइड मैंने आपको बता दी। आप कहते हैं सर MCQ लीजिए। बताइए, अप्रैल 2025 में सुदर्शन पटनायक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री, फेड डैरिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड, भारत रत्न या नेहरू कला पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस यूरोपीय शहर ने की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, बर्लिन, पेरिस, लिस्बन या रोम। क्वेश्चन नंबर 3 है, PPAC ग्रीन फिश डेटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किसे मिला है, ONGC को, गेल इंडिया लिमिटेड को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को या रिलायंस एनर्जी को। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूपी पुलिस की किस शाखा को स्कॉच अवार्ड मिला है, ATS को, साइबर क्राइम को, तकनीकी सेवाएं को या नागरिक सुरक्षा को। कौन सी शाखा है जिसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजय किरण आनंद को किस संगठन के CEO नियुक्त किया गया है, UPSIDA, इन्वेस्ट यूपी, गंगा बोर्ड या नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूरी तरीके से AI द्वारा बनाई गई पहली फिल्म कौन सी है,
एआई ड्रामा, मेटा सिनेमा, द विजार्ड ऑफ ऑज, सिंथेटिक वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है एएसआई करें आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? घाना, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? नई दिल्ली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या अंडमान। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने किस बम का सुखोई 30 से सफल परीक्षण किया है? गरुड़, गौरव, अग्नि 5, सूर्य। कौन सा बम है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? और क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस शहर ने जारी किया है? कौन सा शहर है जिसने भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या वाराणसी। तो आज वीडियो में देखा जाए लगभग 1 घंटे 5 मिनट की ये क्लास थी और लगभग 1 घंटे 5 मिनट या 1 घंटे के आसपास की ये क्लास है। और इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन करंट अफेयर को चर्चा किया गया, उन करंट अफेयर के बिंदुओं पर चर्चा की गई। कुछ एमसीक्यू प्रश्न भी मैंने आपके लिए छोड़े, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अब से हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना जनवरी से लेके अप्रैल तक के, ठीक है, जनवरी से लेके अप्रैल तक के या मई तक के जहां तक अब तक हम पढ़ चुके हैं उनके एक एक टॉपिक्स, जैसे मैं आपको बताऊं जितना हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है, उसमें उसमें देखा जाए सम्मेलन हो गया, पुरस्कार हो गया, दिवस हो गया, पुस्तक हो गए, अभ्यास हो गया, राष्ट्रीय हो गए, फिर अंतरराष्ट्रीय कुछ खबरें हो गई, नियुक्तियां हो गई। ऐसे ही जो छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ तोड़ के अलग अलग लाने का वीडियो प्रयास किया जाएगा कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो आएंगे जिससे आपका पुराना सारा जनवरी से लेकर और अप्रैल मई तक के जो करंट अफेयर उसको एक बार आप रिवाइज कर लें, पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा, जिससे पुराने करंट अफेयर नए करंट अफेयर जो सारे रिवाइज हो जाएंगे और आगे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपके बीच में आते रहेंगे लगातार। ठीक है, तो इसी के साथ जुड़े रहिए, वीडियो एंजॉय करिए, रिवीजन करिए। और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने का मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस को देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। और सम्मेलन पुरस्कार दिवस समारोह से संबंधित जो टॉपिक है, वीडियो है, वो वीडियो जल्द ही आपके बीच आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग लगातार घटना चक्र की टीम के साथ जुड़े रहे और डेली करंट अफेयर का फायदा उठाते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।